हमारे इस नए डीप डाइव में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आज हम भौतिकी के एक ऐसे विषय पे बात कर रहे हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में इतना घुला मिला है कि हम अक्सर उसे नजरअंदाज ही कर देते हैं। जी बिल्कुल। हम चारों तरफ से इन चीजों से घिरे हुए हैं, फिर भी ध्यान नहीं देते। सही कहा। और आज का हमारा विषय है मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व। किताबों में ये टॉपिक भले ही जटिल और मतलब सिर्फ बड़े बड़े समीकरणों से भरा हुआ लगे, लेकिन असल में ये उन अदृश्य ताकतों की कहानी है जो हमारे पूरे आधुनिक ब्रह्मांड को चला रही हैं। एकदम सही। और विज्ञान का असली मजा केवल उन फॉर्मूलों को रटने में नहीं है, बल्कि ये समझने में है कि प्रकृति काम कैसे करती है। हाँ, हमारी इस चर्चा का मकसद भी यही है। हम उन भारी भरकम किताबों से बाहर निकलकर इन कॉन्सेप्ट्स को उनकी असल गहराई और रोजमर्रा की जिंदगी के संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब हम उन अदृश्य पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं तो विज्ञान किसी जादू से कम नहीं लगता। मैं तो इस विषय को लेकर काफी उत्साहित हूँ। और होना भी चाहिए। भौतिकी हमें ये सोचने की एक दृष्टि देती है कि ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्से आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। इस विषय में जो जानकारी हम आज खंगालने वाले हैं वो सिर्फ ये नहीं बताती कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बल्कि ये उस क्यों और कैसे की बिल्कुल तह तक जाती है, जिसने आधुनिक तकनीक की पूरी नींव ही रख दी है ना। बिल्कुल। अगर हम उन पैटर्न्स को एक बार पकड़ लें तो ये सारे जटिल समीकरण एक बेहद खूबसूरत कहानी की तरह लगने लगते हैं। तो चलिए इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ से शुरुआत करते हैं। बात है साल 1820 की। हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड एक क्लासरूम में अपना लेक्चर दे रहे थे और हमेशा की तरह कुछ प्रयोग कर रहे थे। हाँ, वो अपने समय के बहुत ही शानदार वैज्ञानिक थे। जी। और उसी दौरान एक ऐसा इत्तेफाक हुआ जिसने विज्ञान की पूरी दिशा ही बदल दी। उन्होंने देखा कि जब एक तार से करंट गुजरता है तो उसी के पास रखी हुई एक कंपास की सुई, जो चुंबकीय सुई होती है, अचानक अपनी जगह से हिलने लगती है। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। भौतिकी के इतिहास में इसे एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट के रूप में देखा जाता है। सोचिए, सदियों से, मतलब लगभग 2000 सालों से वैज्ञानिक समुदाय यही मानता आ रहा था कि बिजली और चुंबकत्व दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल स्वतंत्र चीजें हैं, उनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऑर्स्टेड के उस एक छोटे से अवलोकन ने उस पूरी धारणा को ही तोड़ दिया। एक कंपास की सुई के जरा से हिलने से पूरी पैराडाइम शिफ्ट हो गई। मतलब उसने ये साबित कर दिया कि जब चार्ज गतिमान होता है तो वो अनिवार्य रूप से अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। एकदम सटीक। ये वाकई में ऐसा है जैसे किसी ने अचानक एक नया आयाम खोल दिया हो। इसे अगर हम थोड़ा विजुअलाइज करें श्रोताओं के लिए तो कल्पना कीजिए एक बड़े और व्यस्त हाईवे की। हाईवे, ये दिलचस्प है, बताइए कैसे। तार को हम वो हाईवे मान लेते हैं और उसमें बहने वाले करंट को तेज रफ्तार गाड़ियां। अब जब बहुत सारी गाड़ियां हाईवे से अत्यधिक तेज गति से गुजरती हैं तो सड़क के किनारे खड़े पेड़ों की पत्तियां या धूल हवा के दबाव से उड़ने और हिलने लगती हैं। अरे वाह, ये बहुत ही बढ़िया उदाहरण है ना। बिल्कुल वैसे ही जब किसी तार के अंदर से तेज गति से चार्ज का बहाव होता है तो वो अपने आसपास एक चुंबकीय हवा या एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार कर देता है, और उसी अदृश्य हवा के झोंके से वो पास रखी सुई हिलने लगती है। ये हाईवे वाला रूपक बहुत ही सटीक है। और अगर हम इसके ऐतिहासिक प्रभाव को देखें तो ऑर्स्टेड की इस खोज के बाद पूरे यूरोप के वैज्ञानिकों में एक नई होड़ मच गई। हर कोई इस चुंबकीय हवा को नापने और समझने में लग गया। हाँ, एक रेस सी शुरू हो गई थी। जी। और इसी कड़ी में आगे चलकर 1864 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इन सारे बिखरे हुए नियमों को अपने प्रसिद्ध समीकरणों में पिरोया और ये साबित कर दिया कि प्रकाश भी वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगें ही हैं। मतलब एक क्लासरूम में हिली हुई सुई से शुरू हुआ सफर हमें ये समझने तक ले गया कि रोशनी की असलियत क्या है। ये विज्ञान की सबसे बड़ी जीतों में से एक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रकृति में कुछ भी अलग तलग नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल उठता है। न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तो अगर दौड़ती हुई बिजली एक चुंबकीय क्षेत्र बना सकती है तो क्या इसका उल्टा भी सही है? आपका मतलब है कि क्या चुंबक भी बिजली पर बल लगाता है? हाँ, क्या पहले से मौजूद कोई चुंबकीय क्षेत्र उन दौड़ते हुए चार्ज कणों पर वापस कोई बल लगाता है? 100% लगाता है। और यहीं पर हेनरिक एंटून लॉरेंस का काम सामने आता है।
उन्होंने इस पूरे गणित को एक बहुत ही शानदार सूत्र में समेटा। जो लोरेंट्ज़ बल का सूत्र है F=Q। हाँ, F=Q ब्रैकेट में V क्रॉस B प्लस E। अगर हम थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E को किनारे रख दें और केवल चुंबकीय क्षेत्र B पर ध्यान दें, तो यह सूत्र हमें एक बहुत ही अजीब बात बताता है। कैसी अजीब बात? किसी भी चार्ज पर चुंबकीय बल तभी लगता है जब वो चल रहा हो, यानी उसका कुछ वेग या V हो। अगर वो चार्ज पूरी तरह से स्थिर है तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल शून्य होगा। चुंबक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां कोई चार्ज रखा है, जब तक वो चार्ज हिलने ना लगे। ये तो बिल्कुल एक सोते हुए शेर की तरह लगता है। सोते हुए शेर की तरह। हाँ। मान लीजिए कि एक रुका हुआ चार्ज एक इंसान है, जो सोते हुए शेर यानी हमारे चुंबकीय क्षेत्र के पास शांति से खड़ा है। जब तक वो इंसान स्थिर है, शेर उस पर कोई ध्यान नहीं देता, उसे बिल्कुल परेशान नहीं करता। अच्छा, और फिर? लेकिन जैसे ही वो इंसान भागने लगता है यानी गतिमान होता है, तो वो शेर जाग जाता है और उस पर तुरंत झपट्टा मारता है। बहुत खूब। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेंच है। ये शेर हर दिशा में नहीं झपटता। क्या मतलब? शेर दिशा भी देखता है? बिल्कुल। अगर वो गतिमान चार्ज उस चुंबकीय क्षेत्र के बिल्कुल समानांतर चलने लगे, यानी पैरेलल दिशा में, तो शेर सोता ही रहेगा। लॉरेंट्ज़ बल के सूत्र में जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, V क्रॉस B, उसका मतलब ही यही है कि बल तभी काम करेगा जब चार्ज लंबवत या किसी कोण पर टकराए। ओहो, तो मतलब अगर आप चुंबकीय रेखाओं के साथ साथ उसी दिशा में दौड़ रहे हैं तो आप पर कोई बल नहीं लगेगा। एकदम सही। बल अधिकतम तब होता है जब आप क्षेत्र के बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर प्रवेश करते हैं। ये वाकई हैरान करने वाला है कि प्रकृति के नियम इतने विशिष्ट कैसे हो सकते हैं। और जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को नापने की बात करते हैं तो इसकी मानक इकाई टेस्ला है ना? बिल्कुल, निकोला टेस्ला के सम्मान में। जी हाँ, टेस्ला। लेकिन अक्सर ये देखने में आता है कि एक टेस्ला वास्तव में एक बहुत बड़ी इकाई है, बहुत ही बड़ी। कितनी बड़ी, कुछ अंदाजा? इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हमारी पृथ्वी, जो अपने आप में एक विशाल चुंबक है, उसका चुंबकीय क्षेत्र सतह पर लगभग 4 गुणा 10⁻⁻⁵ टेस्ला के आसपास ही होता है। बाप रे, तो बहुत ही कम है। हाँ, लेकिन पृथ्वी का ये बेहद कमजोर लगने वाला चुंबकीय क्षेत्र ही वो ढाल है जो हमें सूरज से आने वाली खतरनाक सौर हवाओं से बचाता है। वो जो सोलर विंड्स होती हैं। जी, जब ये चार्ज्ड कण पृथ्वी की तरफ आते हैं तो यही लोरेंट्ज़ बल उन्हें धकेलकर ध्रुवों की तरफ मोड़ देता है, जिससे हमें आसमान में खूबसूरत ऑरोरा दिखाई देते हैं। ध्रुवीय ज्योतियां जो आसमान में हरे और गुलाबी रंग की रोशनी नाचती हुई दिखती है। बिल्कुल। और क्योंकि टेस्ला इतनी बड़ी इकाई है, इसलिए हम अक्सर गॉस का इस्तेमाल करते हैं। एक गॉस टेस्ला के 10,000वें हिस्से के बराबर होता है। ऑरोरा का ये उदाहरण वाकई इस पूरे कॉन्सेप्ट को एकदम जीवंत कर देता है। खैर, अब अगर हम उन कणों के रास्ते पर वापस आएं तो एक और बहुत ही दिलचस्प व्यवहार देखने को मिलता है। गोल घूमने वाला? हाँ, जब कोई चार्ज्ड कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल लंबवत यानी 90 डिग्री पर घुसता है तो वो सीधा नहीं जा पाता। बल उसे इस तरह धकेलता है कि वो गोल गोल घूमने लगता है, सर्कुलर मोशन में। बिल्कुल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चुंबकीय बल हमेशा कण के वेग की दिशा के लंबवत काम करता है। ये स्थिति बिल्कुल अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह है। जैसे धागे से बंधा हुआ पत्थर गोल घुमाते हैं। एकदम सही। चुंबकीय बल कण को लगातार केंद्र की तरफ धकेलता है और कण आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इन दोनों के प्रभाव से वो एक वृत्ताकार रास्ते पर घूमने लगता है। उस गोल रास्ते की जो त्रिज्या है यानी रेडियस, वो कण के द्रव्यमान और वेग के सीधे अनुपात में होती है। R=mv/qb। हाँ, यानी भारी कण या तेज चलने वाले कण बड़े घेरे में घूमेंगे, जबकि हल्के कण छोटे घेरे में। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे आप कार चला रहे हो और किसी ने स्टीयरिंग व्हील को एक तरफ मोड़कर लॉक कर दिया हो। स्टीयरिंग व्हील लॉक? हाँ, अब आप एक्सेलरेटर कितना भी दबा लें, आप सीधे जा ही नहीं सकते। कार लगातार गोल गोल ही घूमेगी क्योंकि स्टीयरिंग, जो कि यहाँ चुंबकीय बल है, वो आपकी दिशा को लगातार बदल रहा है। बहुत ही शानदार ट्रिक है ये याद रखने के लिए। और सोचिए, अगर कण 90 डिग्री के बजाय किसी और कोण पर प्रवेश करें तब क्या होगा? तब क्या वो सिर्फ गोल घूमेगा? नहीं, तब उसके वेग के 2 हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा जो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर है, वो उसे सीधा आगे ले जाना चाहता है। याद है ना, जहां शेर सो रहा है? हाँ, पैरेलल दिशा में बल 0 होता है। बिल्कुल। और दूसरा हिस्सा जो लंबवत है, वो उसे गोल घुमाना चाहता है। इन दोनों गतियों के एक साथ मिलने से कण एक स्प्रिंग की तरह गोल गोल घूमते हुए आगे बढ़ता है। इस गति को कुंडलिनी गति या हेलिकल मोशन कहते हैं। ओहो, मतलब गोल भी घूम रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, स्प्रिंग की तरह।
और क्या इसी सिद्धांत का इस्तेमाल हम साइक्लोट्रॉन जैसी मशीनों में करते? मैंने इसके बारे में पढ़ा था। जी बिल्कुल, साइक्लोट्रॉन इसी कॉन्सेप्ट का एक मास्टरपीस है। ये भारी चार्ज्ड कणों जैसे प्रोटॉन या आयन को बेहद उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने की मशीन है। ये काम कैसे करता है? इसमें कणों को एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गोल गोल घुमाया जाता है और हर चक्कर के साथ एक इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें थोड़ी और गति देता है। जैसे जैसे गति बढ़ती है, उनके घूमने का घेरा या त्रिज्या बड़ा होता जाता है और अंत में वे एक बहुत ही उच्च ऊर्जा के साथ बाहर निकलते हैं। और इन कणों का हम करते क्या है? इन त्वरित कणों का इस्तेमाल अस्पतालों में पीईटी स्कैन के लिए रेडियोआइसोटोप बनाने से लेकर न्यूक्लियर भौतिकी के गहरे रहस्यों को सुलझाने तक में होता है। ये वाकई अद्भुत है कि कैसे एक साधारण सा गोलाकार मोशन कैंसर डायग्नोसिस जैसी चीजों में काम आ सकता है। विज्ञान के अनुप्रयोग कितने व्यापक है। बिल्कुल। अच्छा, हमने ये तो समझ लिया कि करंट के बहने से चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है और वो गतिमान कणों पर कैसे असर डालता है। लेकिन अगर मुझे ये सटीक रूप से मापना हो कि किसी विशेष आकार के तार से, मान लीजिए एक घुमावदार लूप से, कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, तो उसके लिए क्या तरीके हैं? इस सवाल का गणितीय जवाब देने के लिए भौतिकी में दो मुख्य नियम हैं, बायो-सावर्ट का नियम और एम्पियर का नियम। ये दोनों हमें एक ही मंजिल तक ले जाते हैं, लेकिन उनके रास्ते अलग अलग हैं। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? बायो-सावर्ट का नियम बहुत ही बुनियादी है। ये तार के एक बेहद छोटे से टुकड़े, जिसे हम करंट एलिमेंट कहते हैं, उसके कारण पैदा होने वाले क्षेत्र को मापता है। आपको हर एक छोटे टुकड़े के प्रभाव को कैलकुलस की मदद से, इंटीग्रेशन से जोड़ना पड़ता है। अच्छा, यानी ये किसी बड़ी दीवार का वजन निकालने के लिए एक एक ईंट का वजन नापना और फिर उन सबको जोड़ने जैसा है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये तरीका काम तो करता है, लेकिन अगर आकार बहुत जटिल हो तो ये काफी लंबा और मेहनत भरा हो सकता है। एक एक ईंट जोड़ना तो बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, और यहीं पर एम्पियर का नियम एक शॉर्टकट की तरह आता है। एम्पियर का नियम कहता है कि अगर आपके पास कोई सममित आकार है, सिमेट्रिकल शेप, तो आपको एक एक टुकड़े को जोड़ने की जरूरत नहीं है। आप बस एक काल्पनिक बंद लूप की कल्पना करें, जिसे एम्पेरियन लूप कहते हैं, और ये देखें कि उसके अंदर से कुल कितना करंट गुजर रहा है। तो ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ कि जैसे किसी ने पूरी दीवार को एक साथ एक बहुत बड़े तराजू पर रख दिया हो। हाँ, स्मार्ट और तेज तरीका। एकदम। लेकिन इन नियमों में एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा है। कैसा रहस्य? जब आप बायो-सावर्ट या एम्पियर के नियम का गणित देखते हैं, तो उसमें एक स्थिर रांग आता है, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसे म्यू नॉट कहते हैं। ये बताता है कि अंतरिक्ष यानी वैक्यूम चुंबकीय क्षेत्र को कितनी आसानी से अपने अंदर से गुजरने देता है। ठीक है। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, तो वहां एक और स्थिरांक होता है, विद्युतशीलता, जिसे एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। और यही पर वो सबसे बड़ा ईस्टर एग छिपा है ना? मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल। जब जेम्स क्लर्क मैक्सवेल अपने समीकरणों के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने इन दोनों स्थिरांकों को एक साथ एक समीकरण में रखा, C = 1 डिवाइडेड बाय अंडररूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। और जब उन्होंने इसे सॉल्व किया तो जब उन्होंने म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इस फॉर्मूले में डाली, तो जो जवाब निकल कर आया वो ठीक प्रकाश की गति c के बराबर था, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। उफ, ये सिर्फ एक समीकरण नहीं है, ये प्रकृति का एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। जरा सोचिए श्रोताओं, बिजली और चुंबकत्व को तय करने वाले स्थिरांक, जिनका प्रकाश से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं लग रहा था, वे आपस में मिलकर ये तय कर रहे हैं कि ब्रह्मांड में प्रकाश किस गति से यात्रा करेगा। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण रहा होगा विज्ञान के इतिहास में। ये साबित करता है कि प्रकृति के नियम अलग अलग डिब्बों में नहीं बटे हैं। प्रकाश, बिजली और चुंबकत्व सब एक ही धागे से बंधे हैं। सच में, यह सोचकर ही आश्चर्य होता है। खैर चलिए, इस ब्रह्मांडी सोच से थोड़ा वापस जमीन पर आते हैं। अगर हम दो सीधे तारों को लें जिनमें करंट दौड़ रहा हो और उन्हें एक दूसरे के बिल्कुल पास रख दें, तो उनके बीच क्या होगा? यहाँ लॉरेंस बल फिर से खेल में आ जाता है। पहला तार अपने आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। दूसरा तार, जिसमें अपने चार्ज दौड़ रहे हैं, वो पहले तार के चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, इसलिए दूसरे तार पर बल लगेगा। और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार दूसरा तार भी पहले तार पर उतना ही बल लगाएगा। बिल्कुल सही पकड़े हैं। इसे विजुअलाइज करना काफी मजेदार है। ये बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड स्विमर्स की तरह है। अगर दोनों तारों में करंट एक ही दिशा में बह रहा है, तो वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं, यानी आकर्षित करते हैं। हाँ, अट्रैक्ट करते हैं।
जैसे एक ही दिशा में लय में तैरने वाले दोस्त स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। लेकिन अगर करंट विपरीत दिशा में है, एक ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी रिपेल करते हैं। और भौतिक विज्ञान में इस साधारण से लगने वाले आकर्षण बल का एक बहुत ही गहरा और व्यवहारिक उपयोग है। क्या आपको पता है कि हमारे घरों में जो करंट आता है उसे हम एम्पियर में नापते हैं, लेकिन ये 1 एम्पियर आखिर तय कैसे होता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। हम रोज एम्पियर शब्द का इस्तेमाल करते हैं, 1 एम्पियर का चार्जर, 5 एम्पियर का सॉकेट, लेकिन इसकी बुनियादी परिभाषा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 1 एम्पियर की परिभाषा इसी समानांतर तारों वाले बल से ही निकलती है। कल्पना कीजिए निर्वात में रखे 2 अनंत लंबाई वाले सीधे तारों की, जो एक दूसरे से ठीक 1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक 1 मीटर की दूरी पर। हाँ, अगर हम उनमें समान करंट प्रवाहित करें और वे एक दूसरे के प्रति मीटर हिस्से पर ठीक 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का आकर्षण बल लगाने लगें, तो हम कहेंगे कि उन तारों में बहने वाला करंट ठीक 1 एम्पियर है। कमाल की बात है। दुनिया भर की बिजली नापने का जो पैमाना है, जिसे हम हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर देखते हैं, वो वास्तव में 2 तारों के बीच लगने वाले एक यांत्रिक बल, एक मैकेनिकल फोर्स पर टिका हुआ है। बिल्कुल, और ये हमें हमारे अगले और बहुत ही व्यावहारिक पड़ावों पर ले जाता है। हमने थ्योरी में बल नाप लिया, 1 एम्पियर को परिभाषित कर लिया, लेकिन असल जिंदगी में हम इस करंट को कैसे मापते हैं? हम तो मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जी, इसके लिए एक बेहद खूबसूरत उपकरण बनाया गया है, जिसे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर या मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG कहते हैं। वही डिवाइस जो मल्टीमीटर के अंदर का दिल होता है? बिल्कुल वही। इसका सिद्धांत बहुत सीधा है। इसमें तार की एक आयताकार कुंडली होती है, एक कॉइल, जिसे एक बहुत ही शक्तिशाली और एक समान त्रिज्य चुंबकीय क्षेत्र, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखा जाता है। और जब उसमें करंट जाता है तब? जब इस कुंडली से करंट गुजरता है तो उसके दोनों समानांतर हिस्सों पर विपरीत दिशाओं में लोरेंज बल लगता है। ये बल कुंडली को आगे या पीछे नहीं धकेलता, बल्कि उसे अपनी धुरी पर घुमाता है। इसे हम बल आघूर्ण या टॉर्क कहते हैं। टॉर्क का सूत्र शायद ताऊ = NIA भी होता है? एकदम सही। जहां N फेरों की संख्या है, I करंट है, A क्षेत्रफल है और B चुंबकीय क्षेत्र है। इसे समझना बहुत आसान है। ये बिल्कुल किसी दरवाजे के कब्जे या डोर हिंज की तरह काम करता है। दरवाजे के कब्जे की तरह? हाँ, देखिए, जैसे किसी भारी दरवाजे को किनारे से हल्का सा धक्का देने पर वो आगे पीछे नहीं जाता, बल्कि अपने कब्जे पर आसानी से घूम जाता है। ठीक वैसे ही चुंबकीय बल उस तार की कुंडली को धक्का देकर घुमाता है। बहुत सुंदर उदाहरण लगेगा और सुई स्केल पर उतनी ही आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और इसमें जो त्रिज्य यानी रेडियल चुंबकीय क्षेत्र का इस्तेमाल होता है, वो ये सुनिश्चित करता है कि कुंडली किसी भी कोण पर घूमे, चुंबकीय बल हमेशा 90 डिग्री पर ही लगे। इससे क्या फायदा होता है? इससे स्केल पर जो रीडिंग आती है वो बिल्कुल एक समान या लीनियर होती है। इस उपकरण की सबसे बड़ी खूबी इसका लचीलापन है। ये अपने आप में बहुत ही संवेदनशील होता है। जरा सा करंट और सुई पूरी घूम जाती है। तो फिर हम इससे भारी करंट कैसे नापते हैं? अगर सुई तुरंत पूरी घूम जाएगी तो डिवाइस तो खराब हो जाएगा। यहीं पर इंजीनियरिंग का कमाल दिखता है। अगर हमें इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में बदलना है जो भारी करंट नाप सके, तो हम इसके समानांतर में एक बहुत ही छोटा प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसे शंट कहते हैं। शंट यानी एक तरह का बाईपास? एकदम। ये शंट एक बाईपास हाईवे की तरह काम करता है। ज्यादातर करंट इस बाईपास से निकल जाता है और गैल्वेनोमीटर सुरक्षित रहता है, लेकिन हम सुई की हलचल से कुल करंट का सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। और अगर हमें करंट नहीं बल्कि वोल्टेज नापना हो तो क्या हम इसे वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। उसके लिए हमें बिल्कुल उल्टा करना होता है। हम गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में एक बहुत बड़ा प्रतिरोध जोड़ देते हैं। सीरीज में बड़ा रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा? इससे डिवाइस के अंदर जाने वाला करंट बहुत कम हो जाता है और ये 2 बिंदुओं के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को नापने का एक सटीक वोल्ट मीटर बन जाता है। यानी एक ही मूल मशीन है, बस थोड़ा सा बाहरी बदलाव किया और वो हमारे अलग अलग काम आ जाती है। ये वाकई में इंसानी दिमाग की एक शानदार उपज है कि कैसे प्रकृति के एक गूढ़ नियम को हमने अपने रोजमर्रा के मापन उपकरणों में तब्दील कर लिया। चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। हाँ, हमने काफी लंबा सफर तय किया है। सच में हमने ऑस्टेड की हिली हुई सुई से शुरू किया, लोरेंज के बल को समझा, कणों के गोल घूमने और हेलिकल मोशन के सिद्धांत को देखा,
तारों के बीच के आकर्षण को महसूस किया और आखिर में उस बल को एक गैल्वेनोमीटर में नापना भी सीखा। ये पूरी यात्रा हमें ये दिखाती है कि बिजली और चुंबकत्व कोई अलग-अलग ताकतें नहीं हैं, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और ये निष्कर्ष हमें एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार की तरफ ले जाता है। अगर हम इस पूरी चर्चा के सबसे बुनियादी सिद्धांत पर वापस जाएं, तो हमने सीखा कि केवल गतिमान चार्ज ही चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है और चुंबकीय बल का अनुभव करता है। अब जरा एक पल के लिए अपने आसपास की दुनिया को देखिए। ये टेबल, ये माइक्रोफोन, आपका शरीर, ये सब किससे बना है? साधारण सी बात है, परमाणुओं से, एटम से। और परमाणु के अंदर क्या है? केंद्र में नाभिक है और उसके चारों ओर लगातार अभूतपूर्व गति से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन। यानी हर एक परमाणु अपने आप में एक नन्हा सा करंट लूप है। हर एक इलेक्ट्रॉन एक गतिमान चार्ज है। हर वक्त अनगिनत चुंबकीय क्षेत्र बन रहे हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत ही अचंभित करने वाला विचार पैदा करता है। कोई भी ये सोच सकता है कि क्या ये संभव है कि ब्रह्मांड की हर भौतिक चीज, हम, आप, हमारी पृथ्वी और ये पूरा अनंत ब्रह्मांड असल में गतिमान चार्जों और उनके आपस में उलझे हुए चुंबकीय क्षेत्रों के बीच हो रहे एक बेहद जटिल, विशाल और कभी न खत्म होने वाले नृत्य का ही परिणाम है? बाप रे। जिसे हम ठोस पदार्थ मानते हैं, क्या वो वाकई ठोस है या असल में केवल स्थिर और गतिमान ऊर्जा और इन चुंबकीय बलों का एक मायाजाल है जो चीजों को एक साथ थामे हुए है? ये वाकई में दिमाग को झकझोर देने वाला विचार है। जब कोई इस नजरिए से दुनिया को देखता है तो सब कुछ बदल जाता है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर श्रोता गहराई से सोच सकते हैं। अगली बार जब भी कोई स्विच ऑन करे या अपने स्मार्टफोन के चार्जर को प्लग इन करें, तो सिर्फ उस तार को न देखें, उस अदृश्य चुंबकीय नृत्य की कल्पना जरूर करें जो उस तार के अंदर शुरू हो गया है। एक ऐसा नृत्य जो इस ब्रह्मांड की हर चीज को आपस में जोड़े हुए है। इसी खूबसूरत विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस वैज्ञानिक सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।